चीन का साल 2023 में टोटल एक्सपोर्ट तकरीबन 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का था। एक लिहाज से कह लिया जाए तो भारत की कुल जीडीपी के बराबर। टाटा जैसे बड़े ग्रुप की टिप्पणी आई है। उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में जो पिछले हफ्ते जारी किया था, उन्हें साफ लिख दिया है कि लिखा है एनुअल रिपोर्ट में कि चाइना का ये जो अंकुश लगाना, इंडिया को सप्लाई ना करना, ये जो पदार्थ हैं, जो दुर्लभ पदार्थ जो आप बता रहे हैं, उससे वो बहुत बड़ा रिस्क है इंडिया के लिए और टाटा ग्रुप के लिए भी। अब मुझे मोदी जी की चाइना पे क्या पॉलिसी अभी तक समझ में नहीं आई। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। ये पिछले साल ही जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये बिल्कुल साफ लिखा गया, ये जो पहला इकोनॉमिक सर्वे मोदी जी की नई सरकार बनी 2024 में, उसमें हमारे आला अफसरों, ब्यूरोक्रेट्स ने साफ लिखा कि भाई इंडिया को चाइना से इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ानी पड़ेगी और वहां से इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, खासकर टेक्नोलॉजीज जो हैं, नई टेक्नोलॉजीज जहां फायदा इंडिया को है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे और भी चीजों में उन्होंने कहा कि इंडिया को करना पड़ेगा। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि साल 2014 से लेकर के अब तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी भाषणबाजी करते आ रहे हैं और जिस भाषणबाजी को लेकर के जिस तरह से जनता को भुलावा देने, जनता को बहकाने का काम मीडिया वाले करते हैं, ठीक वही प्रवृत्ति भारत के पूरे सिस्टम पर हावी हो गई है। अब इंडिया भी थर्ड लार्जेस्ट है, मैंने बताया, तीसरा सबसे बड़ा डिपॉजिट है। मगर आप इनसे पूछिए कि रायरत मिनरल की क्या पॉलिसी रही है 10 साल में। मतलब 10 साल में मोदी जी और भाजपा इलेक्शन जीतने में इन्होंने जितना टाइम और एनर्जी लगाया, उसका अगर 1/3 भी अगर इस पॉलिसी में लगा देते तो कुछ तो उपलब्धि होती है अभी तक 10 साल में। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। चीन का साल 2023 में टोटल एक्सपोर्ट तकरीबन 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का था। एक लिहाज से कह लिया जाए तो भारत की कुल जीडीपी के बराबर। यानी चीन के एक्सपोर्ट का डेटा यह बता रहा है चीन की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में कितनी मजबूत तरीके से जम चुकी है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में चीन ने अपनी बहुत मजबूत पकड़ बना ली है। इस पकड़ को कम करने के लिए टैरिफ के जरिए आर्थिक युद्ध का खेल रचा अमेरिका ने, ट्रेड वॉर रचा, जिस खेल में अमेरिका की हार साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अमेरिका ने चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 245% तक पहुंचा दिया। चीन झुका नहीं। चीन ने भी अमेरिका को सप्लाई की जाने वाली रेयर अर्थ मिनरल पर भी बैन लगा दिया और टैरिफ भी लगातार उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब जब अमेरिका को लगा कि चीन झुक नहीं रहा है, तब अमेरिका ने चीन के खिलाफ टैरिफ कम करके 30% कर दिया। अब रेयर अर्थ मिनरल पर अमेरिका और चीन के बीच बातचीत भी चल रही है। रेयर अर्थ मिनरल के बारे में ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की 87% रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग मौजूदा वक्त में चीन में हो रही है। चीन का इस क्षेत्र में दबदबा है। चीन के पास 170 टाइप से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल की चीन ने खोज कर ली है। और इस रेयर अर्थ मिनरल के बारे में यह जानिए, जिसे क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है, दुर्लभ मिनरल, दुर्लभ पदार्थ कहा जाता है। बिना इसके मौजूदा वक्त में दुनिया की प्रगति की संभावनाओं के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। मौजूदा वक्त में गाड़ी से लेकर सोलर पैनल तक, बैटरी से लेकर मेडिसिन तक, टेक्नोलॉजी से लेकर के डिफेंस इक्विपमेंट तक, हर जगह इनका रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर यह नहीं तो समझिए सब कुछ ठप। और यहाँ पर किसका दबदबा है? तो चीन का दबदबा है। इस दबदबे के खिलाफ अगर भारत की बात की जाए तो भारत में नकार की भावना है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम और इनकी मीडिया ने इस तरह से पूरे भारत को रच दिया है, जो भारत का वो मानस बना रहे हैं। वहाँ पर यह दिखाते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ी चुनौती है, जबकि पाकिस्तान भीतर से पूरी तरह से तबाह हो चुका मुल्क है, बर्बाद हो चुका है, कर्ज के तले डूबा हुआ है, अलगावादी संघर्ष वहाँ पे चल रहे हैं। जबकि जिस तरह के संसाधन एक्सपोर्ट और रेयर अर्थ मिनरल चीन के पास है, उस लिहाज से देखा जाए तो चीन सबसे बड़ी चुनौती है।
लेकिन उस पर नकार की भावना है। तो चलिए इस वीडियो में इसी विषय पर द वायर के फाउंडिंग एडिटर M.K. वेणु से बातचीत करते हैं। तो सर, पहला प्रश्न आप मुझे यही बताइए, अभी जो हम देख रहे हैं कि जो दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका और चीन, उनके कुछ आर्थिक जो तार हैं थोड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। ये किस तरह का संकेत देते हैं, थोड़ा इसे पहले स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, ये जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मामला है आज की दुनिया में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन, उन्होंने जो कपिल सिब्बल साहब के एक प्रोग्राम में उन्होंने बहुत विस्तार से उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा जो आज की तारीख में काफी आर्थिक सिक्योरिटी से जुड़ गया है, जो नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, जैसे आपने कहा जो दुर्लभ पदार्थ है जिसपे चीन का उसकी प्रोसेसिंग पे दुनिया में जहां चीन का जो तकरीबन 90% प्रोसेसिंग चीन पूरे दुर्लभ पदार्थ जो है उनका करती है, रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका इस्तेमाल डिफेंस में होता है, एनर्जी में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होता है और कई चीज़ों में जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी जो देशों को एक आगे ले जाने वाली और एक कटिंग एज जो एक कॉम्पिटिटिव एज देने वाली जो टेक्नोलॉजीज है, वो उसका ये जो पूरा बेसिस जो है, फाउंडेशन इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल से होता है और वो उस पर चाइना का कंट्रोल है। तो हाल ही में आपने देखा कि 3-4 दिन पहले ट्रम्प साहब खुद चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग को खुद फोन करके उन्होंने उनको कहा कि कुछ एग्रीमेंट किया जाए और जो टैरिफ वॉर है उसको उस पर थोड़ी रोक लगाई जाए। और ये मामला तो मई में शुरू हो गया था, मगर उसके बाद आगे बात बढ़ी नहीं और चाइना का ये स्टैंड था कि हम करेंगे एग्रीमेंट तो सभी चीज़ों को साथ लेके करेंगे और इस पे अमेरिकी प्रेसिडेंट इस पे अगर सहमत हो तो वो हमसे आगे बात करें। ये नहीं कि चाइना वहां जाके उनको पहली ऑफर दे रहा है। तो ट्रम्प साहब ने सबसे पहला कंडीशन क्या रखा, ये आप बहुत गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जो चाइना का जो रेयर अर्थ मिनरल जो दुर्लभ पदार्थ हैं जो डिफेंस में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, चाइना उस पे जो उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया हुआ है, जो अमेरिका में जो भेजने सप्लाई पे जो अंकुश लगाया हुआ, ट्रम्प साहब ने कहा उन अंकुश को आप हटाइए। तो चाइना ने बातचीत शुरू कर दी है। आज फिर एक राउंड बातचीत चल रही है। चाइना की तरफ से उनके वाइस प्रीमियर हैं और ट्रम्प साहब की तरफ से उनके कॉमर्स मिनिस्टर जो लुटनिक वो बात करेंगे और सेक्रेटरी जो स्कॉट बेसेंट है वो भी आज जैसे हम बात कर रहे हैं उनकी चर्चा भी चल रही है। और ये सुनने में आया कि अब चाइना ने जो इस तरह के जो एक्सपोर्ट कंट्रोल अमेरिका के लिए हटा दिया और कुछ अब अमेरिका को ये सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, गौर करने वाली बात अजय ये है कि चाइना ने वही सारी जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो अंकुश इंडिया की तरफ भी लगाया हुआ है। इंडिया को भी वो रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिक जो गाड़ियों के मोटर में लगता है, उसके बगैर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन ही नहीं सकती, वो चाइना ने उस पर अंकुश लगा रखा है इंडिया को देने पर, सप्लाई करने पर। और इस पे टाटा जैसे बड़े ग्रुप की टिप्पणी आई है। उन्होंने अपने एनुअल रिपोर्ट में जो पिछले हफ्ते जारी किया था, उन्हें साफ लिखा है एनुअल रिपोर्ट में कि चाइना का ये जो अंकुश लगाना, इंडिया को सप्लाई ना करना, ये जो पदार्थ हैं, जो दुर्लभ पदार्थ जो आप बता रहे हैं, उससे वो बहुत बड़ा रिस्क है इंडिया के लिए और टाटा ग्रुप के लिए भी। और यही बात 2-3 हफ्ते पहले राहुल बजाज जो बजाज मोटर्स, उन्होंने भी कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हिंदुस्तान में जो आ रही हैं वो बिल्कुल अगर चाइना से वो सप्लाई ना हो उन चीज़ों का, रेयर अर्थ मैग्नेट का, तो वो ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो आप ये सोचिए कि इतनी गंभीर स्थिति है और
ऐसी स्थिति में ट्रंप साहब वहां से पूरी तरह चाइना के से बातचीत करके इन चीजों को सुलझा रहे हैं, इन चीजों का समाधान निकाल रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने बड़े बड़े पब्लिक जो जनसभाओं में बोल रहे हैं कि चाइना का बहिष्कार किया जाए, छोटी आंख वाले यहाँ से जो चीजें आती हैं उनका वो किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, उन पे अंकुश लगाया जाए। अरे भैया, वो आप अंकुश लगाने से पहले वो उन्होंने अंकुश लगा रखा है, और आपकी जो अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बैठ जाएगी अगर चाइना से वो चीजें अगर आयात ना हो पाए, अगर चाइना ना सप्लाई करे। ये जो रियलिटी जो ट्रंप साहब समझते हैं अपने तरीके से, ये मोदी जी के बिल्कुल समझ से बाहर दिखता है, जिस तरह उनके स्पीचेस जिस तरह हैं। और ये ऐसी बातें कह के मोदी जी क्या प्राइम मिनिस्टर हैं तो क्या हिंदुस्तान के हित की बात कर रहे हैं या हित के खिलाफ बात कर रहे हैं? ये कह देना कि चाइना से कोई चीज माल नहीं ली जाएगी और अपना एक स्वदेशी का एक नया स्लोगन दे रहे हैं, ऐसे टाइम पे जब भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां ये कह रही है कि अगर चाइना से ये चीजें नहीं आई तो हमारी अर्थव्यवस्था एटलीस्ट ऑटो सेक्टर में और भी कई जगह बैठ जाएगी। तो मैं श्रोताओं से कहूंगा कि आप खुद अनुमान लगाएं कि मोदी जी क्या बात कर रहे हैं और किसके हित की बात कर रहे हैं। एक तो वो अपने भाषण में अपना तो वो इमेज बढ़ाते ही हैं, और अपनी बिल्कुल सारा वक्त वो मोदी जी का यही रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे खून में सिंदूर बह रहा है, दिमाग ठंडा और खून गर्म खून, और साथ में ऐसी बातें कहते हैं। तो क्या ये कि चाइना से जो भी उसका बहिष्कार तो ये हिंदुस्तान ये देश के हित में है या नहीं, ये आप तय कर लें, लोग तय कर लें। एक प्रश्न अब यहीं पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर वो बार बार इस बात की वकालत कर रहे हैं कि स्वदेशी मतलब सब कुछ यहाँ पर उत्पादित कीजिए और यहीं का आप यूज कीजिए, ये जो बात है कहां तक आपको तर्कपूर्ण लगती है और कहां तक ये तर्क के असंगत है? ये क्या बतलाने की कोशिश की जाती है ऐसे कहते हुए? क्या हम हवाई बातें कर रहे होते हैं? क्या वाकई हम कुछ सही इरादे से बात पेश कर रहे होते हैं अपनी जनता के सामने? देखिए, ये तो बिल्कुल तर्क से बिल्कुल परे है, इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है। अगर आप रियलिटी देखें तो इंडिया का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो पूरी आर्थिक व्यवस्था है वो आज की तारीख में चाइना पे डिपेंडेंट है। भाई, हमारी जो सारी जो दवाइयां बनती है वो चाइना में से, उनका जो बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स जिसे बोलते हैं जो बल्क ड्रग्स, वो चाइना से आ रही हैं। हालांकि हिंदुस्तान ने भी अपना शुरू किया है कि अपना भी बल्क ड्रग जो एपीआई जिसे बोलते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उसका इंडिया ने भी शुरू किया। मगर इंडिया को अपनी पूरी इंडस्ट्री, जो इनपुट इंडस्ट्री को, जो ड्रग्स में जो रॉ मटेरियल है उसको पुख्ता करने में टाइम लगेगा। तो अगर टाइम लगेगा तो उस एटलीस्ट 5-6 साल 7 साल जो भी टाइम लगेगा, तब तक तो आपकी डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए कि आप देश के हित में जहां से आपको मिल सकता है आप लीजिए। अच्छा, एक और बात अर्थशास्त्री और कई एक्सपर्ट ने बोला कि इंडिया, ये बड़ी ताज्जुब की बात है अजय, इंडिया जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इंडिया हैज द 3rd लार्जेस्ट डिपॉजिट, तीसरा सबसे ज्यादा डिपॉजिट इंडिया में है इन दुर्लभ पदार्थों का। मगर इंडिया में माइनिंग नहीं है उनकी और प्रोसेसिंग नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि 10 साल से मोदी जी कर क्या रहे हैं? मतलब आप अगर चाइना का बहिष्कार करना चाहते तो आप अपनी इंडस्ट्री को उठाएं, फिर अपना खुद डेवलप करें, वो भी नहीं करा उन्होंने। और सारा डिपेंडेंट, चाहे आप सोलर पैनल जो सोलर सेल सब चाइना से आता है। अडानी जी का जो पूरा जो सोलर, इतना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट जो उनका है, 30-40 हजार जो मेगावाट, वो अगले 5-6 साल में जो बनाना चाहते हैं गुजरात में, खावड़ा में, जहां भी, वो सारा भाई माल तो सब चाइना से आ रहा है। और जो इंडिया का जो सबसे बड़ा मेक इन इंडिया जो सक्सेस स्टोरी बताते हैं कि भाई ये जो एप्पल जो यहाँ पे जो मोबाइल फोन बन रहे हैं इंडिया में,
जो आज की तारीख में इंडिया उसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे बताता है, भाई उसके भी पार्ट सब चाइना से आ रहे हैं, है ना। वो यहाँ तो केवल थोड़ा बहुत वैल्यू एड असेंबली हो रहा है और उससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। और वो वही कंपनियां जो, क्योंकि ज्यादातर एप्पल का सारा जो इकोसिस्टम जो है प्रोडक्शन का वो चाइना में है, तो जाहिर है तो चाइना से आपको कुछ भी अगर आपकी कोई भी चाइना से समस्या हो, मगर उनसे बातचीत करके एंगेज करके एटलीस्ट भारत देश के हित में इतना तो करना चाहिए। अब मुझे मोदी जी की चाइना पे क्या पॉलिसी अभी तक समझ में नहीं आई। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। ये पिछले साल ही जब इकोनॉमिक सर्वे आया था, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये बिल्कुल साफ लिखा गया, ये जो पहला इकोनॉमिक सर्वे मोदी जी की नई सरकार बनी 2024 में, उसमें हमारे आला अफसरों ब्यूरोक्रेट्स ने साफ लिखा कि भाई इंडिया को चाइना से इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ानी पड़ेगी और वहां से इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, खासकर टेक्नोलॉजीज जो है, नई टेक्नोलॉजीज जहां फायदा इंडिया को है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे वो सोलर हो, चाहे और भी चीजों में उन्होंने कहा कि इंडिया को करना पड़ेगा। और बजट के बाद पिछले साल हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी कॉमर्स, सबने ये टेलीविजन में भी आके कहा, इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने तो ये कहा कि अगर हम चाइना से अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो लाते और चाइना की तरफ हम अपना पूरा रुख जो लिबरलाइज नहीं करते अपने इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट्स, तो इंडिया अपने आप को नुकसान करेगा। ये सेल्फ हार्म शब्द यूज किया था इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने, सेल्फ हार्म। तो ये बात चल रही है मगर कोई डिसीजन नहीं आ रहा। मतलब आप ब्यूरोक्रेट्स बोल रहे हैं, 8-10 महीने से बोल रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोल रहे हैं कि भाई चाइना से मेल जोल के किसी तरह उनसे करना पड़ेगा, मगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई डिसीजन नहीं आ रहा। तो अब पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। और ये मोदी जी जो माने जाते हैं कि बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, खुद भी बोलते हैं कि मैं बड़ा रिस्क टेकर भी हूँ, बड़े डिसीजन लेता हूँ, तो चाइना के मामले में अभी तक डिसीजन क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात जो दिखाई देती है वो ये कि भारत का ज्यादातर झुकाव अमेरिका की तरफ रहा है, और यह भी दिखाई देता है कि भारत की जो ज्यादातर बयानबाजी होती है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के बीच में, घरेलू जनता के बीच में, वह इस तरह से पेश करती है कि उसका पूरा का पूरा फोकस्ड केवल पाकिस्तान पर है और किसी मुल्क पर नहीं। ये भी आपको क्या दिखाई देता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, असली प्रॉब्लम तो यही है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो मनमोहन सिंह जी, वाजपेयी जी, उससे पहले नरसिम्हा राव जी, वो चली जो आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान को, पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और आर्थिक स्थिति बहुत खराब है उनकी, बस उनका बस एक ही आइडेंटिटी उनकी एक ही है कि भाई वो इंडिया से झगड़ा करते रहे तो उनको दुनिया में उनको थोड़ा वो मिलता है, इम्पोर्टेंस, अटेंशन मिलता है। तो ये कहा गया कि इंडिया को पाकिस्तान से बहुत ज्यादा एंगेज नहीं करना चाहिए। और इसको एक मनमोहन सिंह के जमाने में इसको एक डेफिनेशन भी दी गई कि ये कहा गया कि स्ट्रेटेजिक इंडिफरेंस, मतलब पाकिस्तान की तरफ इंडिफरेंस एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मतलब आप उनसे झगड़ा ना करें, कुछ राजनीतिक तौर पर दुराव एक तरह, हाँ, कुछ अफसरों के लेवल में बातचीत भी रखें, मगर उनसे ज्यादा उलझे ना। और चीन, रशिया, अमेरिका, यूरोप, इन देशों से इंडिया का वास्ता रहना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया का जो आर्थिक जो व्यवस्था है और इंडिया का जो इकोनॉमी है वो अब बढ़ रहा है। तो भाई इन बड़े देशों से आप अगर एंगेज करें तो आपको फायदा होगा। तो इसको डीहाइफिनेशन पॉलिसी बताते थे ये फॉरेन पॉलिसी में। मगर प्रॉब्लम ये है कि मोदी जी का जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर आप उनका ये सिंदूर वाला भाषण सुनते तो वो ये है कि वो तो सारा टाइम पाकिस्तान के से झगड़े करने और पाकिस्तान से उलझने का तो पूरा उनका एक साइकोलॉजी बना दिया मोदी जी ने, खासकर ये हिंदी बेल्ट में, क्योंकि साउथ में कोई पाकिस्तान से आप उलझने वाले ज्यादा, मतलब वहाँ ये साइकी नहीं है।
ये नॉर्थ इंडिया की साइकी है, और ये पाकिस्तान में भी ये लोग कहते हैं कि ये केवल नॉर्थ इंडिया की साइकी है कि आप सारा टाइम पाकिस्तान से उलझते रहें। तो ये जो है, और इससे मोदी जी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में फायदा होता है। तो मुझे याद है एक जमाने में जब कश्मीर, जब स्थिति बहुत बिगड़ रही थी 2017 में, जब वहाँ पे काफी एक बहुत बड़ा सिविल राइट सिचुएशन वहाँ पे हुआ था, तो तब भी मेरे ख्याल उमर अब्दुल्ला ने तब एक स्टेटमेंट दिया था। तो उस वक्त ये कहा था कि भाई कश्मीर के सिचुएशन को, ये मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ, कि कश्मीर को कृपया करके, और उस वक्त मोदी जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें उमर अब्दुल्ला भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं बाद में बाहर आकर उन्होंने बोला कि मैंने बड़ी विनती करी है प्रधानमंत्री से कि आप कश्मीर को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आप पूरा पॉलिटिसाइज ना करें। और उसमें क्या था कि पाकिस्तान भी जुड़ जाता है फिर तो। और उस वक्त यूपी का इलेक्शन भी आने वाला था। ये तो मगर बाद में देखा गया कि योगी आदित्यनाथ सब जगह बस उनका यही स्लोगन था कि मांगो तो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे। तो कश्मीर को उन्होंने पॉलिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान को तो करते ही रहते हैं आदित्यनाथ। और ये एक बीजेपी की एक रणनीति है, और ये किस्म से एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो गया है कि जहां इलेक्शन हो रहा वहां पाकिस्तान को अरे भाई पाकिस्तान को आप छोड़िए, वो अपने IMF और इधर उधर लोगों से उधार लेके वो जी रहा है। तो अब जैसे मोदी जी ने उसमें कहा कि आप चैन से रहिए, रोटी खाइए, मगर साथ साथ ये भी बोल दिया कि आप नहीं तो गोली खाओ मेरी। तो गोली खाओ। ये मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान से इतना उलझने की जरूरत है ही नहीं। और दूसरी बात चाइना और पाकिस्तान, हम सबको पता है कि भाई उनकी पुरानी उनकी रिलेशनशिप है। उससे ज्यादा पुराना तो अमेरिका का रिलेशनशिप पाकिस्तान से। मगर हमारी सरकार अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बोलती। F-16 जो उनके पास सबसे जो घातक विमान है, वो हमेशा रहे वो अमेरिकी एक्सपोर्ट है, और वहां पे सारे अमेरिकन इंजीनियर्स, अमेरिकन जो एयरफोर्स के लोग उन्हें ट्रेन करते हैं पाकिस्तान को। तो अब अमेरिका को आप कुछ कहते नहीं है, तो क्योंकि अमेरिका से आप बिल्कुल गले मिलकर रहना चाहते हैं, और चीन का हमेशा बहिष्कार करते रहो। ऐसे टाइम पे जब अमेरिका चीन को बुलाए, कह रहे भाई आप हमें ये चीजों का सप्लाई करो, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अमेरिका कह रहा हमारे पास नहीं है, और हिंदुस्तान, यहाँ मोदी जी बोल रहे हैं कि चीन का बहिष्कार करो। तो ये कैसे, ये किसके हित में है? तो ये मोदी जी जब ये जो नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं और अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट से जोड़ते हैं, तो ये मुझे कई बार ताज्जुब होता है ये कि मोदी जी के हित में बात हो रही है या इंडिया के हित में बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत 140 करोड़ की आबादी, पाकिस्तान तकरीबन 22 करोड़ की आबादी, और पाकिस्तान अपने ही अंदर के प्रॉब्लम से, बलूचिस्तान का, पश्तूनिस्तान का, भीतर ही भीतर हथियारबंद अलगाववादी गुट है वहां पर, वो सब हिंसक गतिविधियों से लड़े जा रहे हैं। एक छोटा मुल्क अपने ही घेरे में तबाह होता जा रहा है। और भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो बड़े बड़े मुल्क प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर उसे आगे बढ़ना है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, या अपने कदम को जमाए रखना है और उससे चीन की चुनौती को उससे ध्यान से स्वीकार करना है, तो वहां पर हमारी स्थिति थोड़ी सी क्या, बहुत ही ज्यादा ढुलमुल है। हम उसको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि ये हमारे लिए कोई चुनौती ही नहीं है। यही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैं ये कहूंगा अजय, ये देखिए, ये चीन के प्रति खासकर ये पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार का एक बड़ा अजीब सा रवैया रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शुरू में इन्होंने, रविशंकर प्रसाद जी टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उस वक्त जो 2015 से लेकर 2019 तक उन्होंने बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनियों को बुलाया। वो हम सब जानते हैं, टेलीकॉम जो मोबाइल कंपनी, और वीवो, आप सारे नाम ले लीजिए, शाओमी, रेडमी, और हिंदुस्तान का 80% मोबाइल मार्केट चाइनीज ने यहाँ पे आके असेंबली शुरू करा।
और मेरे पास रविशंकर प्रसाद जी जो मंत्री थे, उनका एक प्रेस रिलीज है, बड़ी सराहना कर रहे हैं। 2019 में उन्हें बहुत जोरों की अनाउंस किया कि इंडिया बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब बन गया है टेलीकॉम मोबाइल फोन्स का। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो एप्पल के आने से पहले, एप्पल तो बाद में आया ना, एप्पल तो 2019 के बाद, तब तक तो केवल यही चाइनीज कंपनियां बनाती थी। और रविशंकर प्रसाद जी ने बहुत जोरों की उनका प्रचार किया, भाई ये इंडिया बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन सेंटर बन गया। किसके दम पे बना? चाइनीज कंपनीज के दम पे बना। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, ठीक है। 2020 में जो लद्दाख में जो मुठभेड़ हुई और जो भी हुआ वो उसको लेके रिएक्शन जो इंडिया में क्या हुआ, इंडिया ने ठीक है टिकटॉक को बैन किया, चाइना के कई बैन किया। उसके बाद इन मोबाइल कंपनियों पे ईडी और इनकम टैक्स और सबके रेट्स पड़ने शुरू हो गए। और आज भी वो उस रेट्स में जो टैक्स वैक्स का जो मामला है उसमें जूझ रहे हैं। तो अभी पिछले मेरे ख्याल 6 महीने में तो चाइना के साथ थोड़ा बातचीत वापस शुरू हुआ। तो जैसे पिछले अक्टूबर से जब लद्दाख मामला थोड़ा सा सुलझा तो थोड़ा सा वो अभी थोड़ा जो ईडी और इनकम टैक्स वाले थोड़ा पीछे हट रहे हैं। मगर इनके बड़े बड़े आला अफसरों, सीईओस के घर में रेड्स, उनके घर में उनको डिटेंशन, घर के अंदर डिटेंशन, नहीं जाने देना, इंटरोगेशन, ये सारा मामला ये चला। तो मुझे कई चाइनीज कंपनी के जो यहाँ पे जो लोग हैं प्रवक्ता, वो बता रहे थे कि ये चीज आप अमेरिकी कंपनी के साथ नहीं करेंगे। आप किसी बड़े अमेरिकी कंपनी के सीईओ, उनके जो सीईओ को इस तरह का आप रेट्स करें, अगर छोटे से छोटे टैक्स इशू को लेके या जो भी मामलों को लेके, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल एक्ट, वो क्राइम तो नहीं है ना। ये कोई अगर कोई सिविल ऑफेंस है तो उसको सिविल तरीके से उसको सुलझाया जा सकता है, आप पेनल्टी डाल सकते हैं, जो भी है। इनकम टैक्स अगर आप ज्यादा कहीं जगह आपको लगता है कि टैक्स उन्होंने नहीं दिया तो टैक्स भी उनको टैक्स भरवाया जा सकता है उनसे। मगर ये चीज चाइनीज कंपनियों के साथ इन्होंने काफी वो करा। और काफी हद तक ये जो सारी मोबाइल कंपनियां हैं, इन्होंने तो अपना धंधा ही बंद कर दिया था पिछले 2 साल में, अभी दोबारा धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो ये जो रवैया है, ये जो कभी कभी मुझे लगता है कि मोदी जी को ये कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या होम मिनिस्ट्री में? यहाँ पे तो यहाँ पे फिर से वही बात निकल कर आती है ना कि हमारी जो विदेश की नीति है वो ज्यादातर मतलब चीन को नकारना चाहती है। वो अमेरिका के प्रभाव में ज्यादा है। अभी हमने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के समय भी देखा कि लगातार ट्रंप साहब तकरीबन 11 बार कह चुके हैं कि उन्होंने युद्ध विराम करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा रहा है उनके सामने। तो क्या यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी? बिल्कुल। आप तो देखिए ना, आप चीन किस तरह ट्रंप से डील कर रहा है। चीन ने तो ट्रंप से बात करने से मना कर दिया। ट्रंप साहब उनके पास अभी घुटने टेकते हुए गए हैं। जो 3 दिन पहले जो बात हुई है, उनको जरूरत पड़ी है कि भाई चीन से जो सप्लाई, जो दुर्लभ पदार्थ है, रेयर अर्थ मिनरल, जो अमेरिकी का व्यवस्था के लिए, उनके जो राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है वो। और इंडिया से आप देखिए क्या हो रहा है। वो तो जैसे हमने बताया कि मोदी जी अपने पब्लिक मीटिंग क्या बोल रहे हैं। और जहां तक इंडिया यूएस का सवाल है, इंडिया, मोदी जी ने चुप्पी साधी हुई है। एक बार भी ट्रंप ने जो कहा है उसको अभी तक नकारा नहीं है। ये भी नहीं कहा है कि भाई ट्रंप ने सीज फायर की बात करते वक्त ट्रेड की बात करी है। उन्होंने कहा कि भाई ट्रेड सैंक्शंस इंडिया पे लगाई जाएगी वगैरह वगैरह। और हमारे यहाँ से क्या नैरेटिव निकल रहा है कि भाई हमारा नेगोशिएशन चल रहा है अमेरिका के साथ, हाँ? और वो नेगोशिएशन अभी एक फाइनल स्टेजेस में है। और हिंदुस्तान अमेरिका के लिए पूरा खोलने को वो बोल रहे हैं वहां से कि कई एरियाज में अमेरिका के गुड सप्लाई के आयात के लिए वहां से निर्यात, इंडिया में निर्यात के लिए इंडिया दरवाजे खोल रहा है। एक तरफ वो रवैया है कि अमेरिका की तरफ सब दरवाजे खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना की तरफ यह है कि इनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, और इनके बहिष्कार की बात हो रही है। तो ये जो डिप्लोमेसी जो है,
ये मेरे हिसाब से भारत के हित में नहीं है। और मोदी जी कुछ भी करें अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए, कुछ भी बोले, मगर ये भारत के, इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये जो तो अभी की जो एक यहाँ अभी की जो ये बात भी डिप्लोमेसी चल रही है, ये बात भी दर्शक थोड़ा सा स्पष्ट तौर पे जानना चाहते होंगे कि एक होता है कि हम इस तरह से राजनीति करते हैं कि अपने डोमेस्टिक जनता को उकसाएं, खुश रखें और वोट बटोरें। जो नरेंद्र मोदी की एक पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर के कि उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, और चीन का बहिष्कार को लेकर के जो बातें हैं। और एक होती है गंभीरता के स्तर पर जो प्रशासनिक अधिकारी करते हैं ऊपर के लेवल पे। तो आप इन चीजों को देखते होंगे, तो क्या जो ऊपर के लेवल पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो चीजें नहीं निकल करके आ रही हैं, क्या वहां पर कुछ गंभीरता दिखाई दे रही है? देखिए ऊपर के लेवल में भी अजय, यहाँ पे ऐसा एक अजीब सी स्थिति यहाँ पे पैदा हुई है कि ऊपर से सिग्नल ऐसा हुआ है कि पूरा अमेरिका की तरफ झुकाव इतना हो गया है, और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप से कैसे डील करें, क्योंकि वो तो अपने हित की बात करता है और अपने अमेरिका की, और इंडिया को इतना एम्बैरेस कर दिया उसने पिछले 3 महीने में। मेरे ख्याल मोदी जी की जितनी छवि थी उसने बिल्कुल उसको आधे से ज्यादा तो उसने उसको डिसमेंटल कर दिया है पिछले 3 महीने में, जो ग्लोबल छवि थी। और क्योंकि अमेरिका की तरफ जो प्रशासन का भी जो झुकाव, जो फॉरेन पॉलिसी, जो ब्यूरोक्रेसी जिसे बोलते हैं, हाँ, उनका भी चाइना के प्रति एक बायस डेवलप हो गया है पीछे। अब जैसे हमारे जो फॉरेन जो मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, तो चाइना में एक लेख छपा था, उनके जो ऑफिशियल एक अखबार है, कि तो जयशंकर साहब ने एक यहां से बयान दिया कुछ टाइम पहले कि द वर्ल्ड हैज अ चाइना प्रॉब्लम। आप सोचिए इस बयान का क्या मतलब है। दुनिया को चाइना प्रॉब्लम दिख रही है, तो चाइना में वहां से एक लेख छपा कि इंडिया हैज अ जयशंकर प्रॉब्लम, इंडिया चाइना रिलेशनशिप हैज अ जयशंकर प्रॉब्लम। तो उन्होंने उसका जवाब दिया। तो आप ये सोचिए कि ये जो जयशंकर साहब ने कहा कि वर्ल्ड हैज अ चाइना प्रॉब्लम, ये बिल्कुल तथ्य से परे है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस में आज की तारीख में ये फॉरेन अफेयर्स एक बड़े बहुत ही जाने माने एक मैगजीन है, अमेरिका से निकलता है, वहां पे ये छपा था कि यूनाइटेड नेशंस में आज की तारीख में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, सबसे ज्यादा 100 पता नहीं कुछ 100 देशों से भी ऊपर, वो सब आज की तारीख में चाइना के हित में, चाइना का उन पे प्रभाव है। तो वो जब भी वोटिंग हो तो चाइना के साथ वोट करते हैं। हाँ, और 136 ऐसे देश हैं 190 में से, जो बड़े, जो आर्थिक, जो भी मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक ठाक, तो उनमें से 130 देश ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है उनका। तो आप सोचिए चाइना का कितना डिपेंड, और दुनिया में अफ्रीका ले लो आप, लैटिन अमेरिका ले लो, साउथ ईस्ट एशिया ले लो, आप यूरोप ले लो, आप सऊदी अरब ले लो, आप कहीं कोई रीजन ले लो, सबके साथ चाइना का पूरा जोरों की जो पिछले 10, 12, 15 साल में जो ट्रेड रिलेशन बहुत बड़ी है, और इतनी बड़ी है कि उन्होंने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो आपको मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। एक जमाने में मेरे ख्याल 2006 या 7 तक अमेरिका का जो ट्रेड होता था आसियान देशों के साथ, आसियान में जो 10 देश हैं, उनके साथ चाइना से ज्यादा ट्रेड होता था। हाँ, ये मैं आपको केवल 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 15-16 साल पहले की। आज की तारीख में चाइना का ट्रेड आसियान से करीब 900 बिलियन है, और अमेरिका का केवल 500 बिलियन। आप देखिए, आप चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। तो आप सोचिए कि अब चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है आसियान कंट्रीज में, एक जमाने में जो यूएस का इन्फ्लुएंस होता था। तो ये ऐसे आंकड़ों को अगर आप देखें तो ये जयशंकर साहब का ये कहना कि वर्ल्ड हैज अ चाइना प्रॉब्लम, इसका कोई तथ्य नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ठीक बात। अब आपसे अंतिम सवाल ये होगा कि
रेयर अर्थ मिनरल के मामले में हमने देखा और आपने बताया भी कि चीन का दबदबा है, 87% प्रोसेसिंग है। और मैंने जो रिसर्च किया तो पता चला कि जो प्रोसेसिंग है, रिफाइनिंग है और जो एक्सप्लोरेशन है, सब में चीन का दबदबा है। और हाँ, दूसरे देशों में भी जाकर के वो एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। और अभी बिल्कुल। आपने भारत के संबंध में बताया कि भारत में भी बहुत बड़े मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल है, लेकिन एक्सप्लोरेशन ही नहीं हो पा रहा है। मतलब शुरुआती बिल्कुल। बिंदु ही अभी नहीं चल पा रहा है कि हम इसे बिल्कुल। निकाल पाए। हम्म। तो यहाँ पर बात वही फिर से सवाल आ जाता है कि ऐसी स्थिति पर यहाँ पर आप ये भी बता रहे हैं कि एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन है, यानी कि जो भारत के आसपास के पड़ोसी मुल्क हैं, उनके साथ चीन का संबंध भी बहुत अच्छा है। और ये हम्म। भी दिख रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल का जो संबंध है वो सेमी कंडक्टर और डिफेंस से है, और बिल्कुल। वहां पर चीन का दबदबा है। ऐसी स्थिति में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर चीन के साथ भारत के संबंध मधुर नहीं होते हैं या अच्छे नहीं बनते हैं, तो जो चीन रेयर अर्थ के मामले में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होते जा रहा है, वह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की संप्रभुता के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। बिल्कुल, ये तो अजय, ये तो बिल्कुल, ये जो आंकड़े जो आपने बताए हैं, जो जो और सब सारी दुनिया इन आंकड़ों के बारे में बात कर रही है, चाहे वो प्रोडक्शन हो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, इन सब चीजों में उनका दबदबा है। और इंडोनेशिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की बड़ी डिपॉजिट है, वहां चीन का पूरा वो है। अफ्रीका में चीन ने कई ज्यादातर देशों से अफ्रीका में बहुत घनिष्ठ उन्होंने रिश्ते बना लिए, लैटिन अमेरिका में बना लिए। तो अब इंडिया भी थर्ड लार्जेस्ट है, मैंने बताया, तीसरा सबसे बड़ा डिपॉजिट है। मगर आप इनसे पूछिए कि रेयर अर्थ मिनरल की क्या पॉलिसी रही है 10 साल में। मतलब 10 साल में मोदी जी और भाजपा इलेक्शन जीतने में इन्होंने जितना टाइम और एनर्जी लगाया, उसका अगर 1/3 भी अगर इस पॉलिसी में लगा देते तो कुछ तो उपलब्धि होती है अभी तक 10 साल में। कुछ तो माइनिंग जो रेयर अर्थ मिनरल्स की होती, कुछ प्रोसेसिंग। तो अब अमेरिका भी पीछे रह गया। अब अमेरिका भी देख रहा है कि भाई उनको भी धीरे धीरे बढ़ाना है। वो भी अब ट्रम्प साहब भी सोच रहे हैं कि किस तरह और देशों से जाके जहां जहां डिपॉजिट्स हैं उनसे बातचीत की जाए और उनसे वो किया जाए। तो अब ये, जैसे आपने कहा कि आगे जो सारी जो आगे 10 साल बाद अजय, हर देश का जो दबदबा होगा, कॉम्पिटिटिवनेस, वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे होगा। और वो टेक्नोलॉजी ये सब रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स के बेसिस पे होगा, एलिमेंट्स के बेसिस पे। और ये सीधा हर एक बड़े मुल्क के राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ होगा। देखिए, छोटे मुल्क तो अपने आप को थोड़ा चाइना के साथ, कुछ यूएस के साथ, कुछ अपने एक जिसे कहते हैं उनके जो छत्र छाया में पलते हैं। अब इंडिया ने तय कर लिया कि हम किसी के छत्र छाया में नहीं पलेंगे। तो भाई अपने आप से हम क्या कर रहे हैं पिछले 10 साल में? आप अब देखें तो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी के मामले में हमने कुछ खास जो चाइना को काउंटर करने लायक कोई उपलब्धि नहीं हुई है। हाँ, हमने यूपीआई और इस तरह की चीजें बड़ी बनाई हैं कि पेमेंट सिस्टम हो गया, ये हो गया, स्टार्टअप चल रहा है। और एक बारी पीयूष गोयल ने, आपको याद होगा, कहा, ये भी बोला कि भाई असली टेक्नोलॉजी का वो बिल्कुल उपलब्धि करो ना, ये तो सिर्फ एक खाने पीने के ई कॉमर्स फूड डिलीवरी आप क्या कर देते काम हैं। नहीं बनेगा। तो अब जाहिर है उनका इशारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चाइना बहुत आगे है। और चाइना की उपलब्धियां जो है वो आपको अब अगले 3-4 साल में और भी देखने को मिलेगी। अभी तो उन्होंने कुछ ये डीप सीक वगैरह जो नई चीजें लाके उन्होंने अमेरिका को हिलाया। ट्रम्प साहब ने खुद बोला कि ट्रम्प साहब का जब चाइना ने डीप सीक का जब अनाउंसमेंट किया, ट्रम्प साहब ने कहा ये वेकअप कॉल है अमेरिका के लिए। और वहां की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के मालिकों ने बोला कि ये ध्यान रखिए, चाइना काफी आगे निकल रहा है। और हाल ही में बिल गेट्स ने कहा, बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में बोला, ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं श्रोताओं से बोलूंगा बिल गेट्स का वो कमेंट देखें। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले 10-15 साल में चाइना पे अंकुश लगा के, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने सेमीकंडक्टर चिप्स को चाइना
की तरफ सप्लाई करने में बैन लगा दी थी। तो क्योंकि अमेरिका ने बैन लगाया चाइना को सप्लाई करने के मामले में, चाइना ने, अगर आप किसी को इस तरह, अब जैसे गांधी जी ने कहा भी अगर सॉल्ट खुद पैदा करो, अगर आप असली स्वदेशी ये है कि आप अगर विदेशी सॉल्ट नहीं लेना चाहते तो खुद पैदा करो। तो बिल गेट्स कह रहे हैं कि आपने चाइना को बिल्कुल खड़ा कर दिया, मतलब उन पे अंकुश लगा के उन चाइना को आपने बिल्कुल जगा दिया, और वो पिछले 10-12 साल की रिसर्च से वो आगे बढ़ने की कगार में है अभी वो। तो ये चीज यूएस के लोग बोल रहे हैं चाइना के बारे में। अब इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं कि भाई इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, एक बड़ा पॉपुलेशन है, 1.4 बिलियन पीपल है, बड़ा मार्केट है, अर्थव्यवस्था है, पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल है, हर चीज में पोटेंशियल है। तो इंडिया को अब अपने पोटेंशियल को हासिल करने का टाइम आ गया है। अब केवल बातचीत बार ही, मतलब ये भाषणों और स्लोगनों से काम नहीं चलेगा। जो मोदी जी ने पिछले जो 10 साल में जो 100-150 स्लोगन जो दिया है, और 10 स्लोगन को भूल के फिर अगले 10 स्लोगन पे आ गए हैं, उससे काम नहीं चलेगा। नए स्लोगन की जरूरत नहीं, नई असली जो ग्राउंड लेवल पे उपलब्धियों की जरूरत है। ये फिर एक और बात से आप निकला, फिर इसको भी आप बता दीजिए बात, उसके बाद हम बातचीत को खत्म करते हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि साल 2014 से लेकर के अब तक जिस तरह से नरेंद्र मोदी भाषणबाजी करते आ रहे हैं, और उस जिस भाषणबाजी को लेकर के जिस तरह से जनता को भुलावा देने, जनता को बहकाने का काम मीडिया वाले करते हैं, ठीक वही प्रवृत्ति भारत के पूरे सिस्टम पर हावी हो गई है। और वही सब कुछ दिखता जो जमीनी काम है, जहां पे काम होना चाहिए, वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अगर काम होता तो जो तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल में भारत भंडार है, वो तो कुछ भी दिखाई देता उसका अंश कि वो आगे बढ़ रहा है। क्या ऐसा भी दिख रहा है आपको पूरी तरह से? वो तो अजय तो साफ दिख रहा है ना। आप मेन स्ट्रीम मीडिया लीजिए, जो जिसे लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, आप मुझे दिखाइए पिछले 10 साल में इन्होंने ऐसी चीजों पे कितने प्रोग्राम किए हैं, और इन्होंने सरकार से सवाल कितने पूछे हैं इन सब मामलों में। कोई सारा टाइम सरकार को बचाने का इनका कार्यक्रम रहा है, ये सब मीडिया का। और ऑपोजिशन के खिलाफ एंटी ऑपोजिशन जर्नलिज्म तो मैंने अपने 42 साल में पहली बार ही देखा है, पिछले 6-8 साल में। एंटी ऑपोजिशन जर्नलिज्म हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ, सारा सवाल आप राहुल गांधी से वो कर रहे हैं, और वो जो बोल रहा है वो आप उस पे कोई तवज्जो नहीं है, तो कोई उस पे तवज्जो नहीं दे रहा। तो इस तरह अब इससे क्या होता है कि ये पूरी सरकार जो है, मुझे लग रहा है एक बबल में अपनी जी रही है, और मीडिया भी उस बबल को पूरी तरह पुख्ता बना रहा है, उसको पूरा बबल को और बड़ा किया जा रहा है, और कोई सवाल कोई पूछता नहीं है। तो अब इस बार जो पाकिस्तान से जो झड़प हुई थी, अब इसमें कई चीजें निकल के आई हैं, उसमें भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आप देखिए, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई ये इसमें टेक्नोलॉजी इस पे कारगिल के बाद एक वो निकला था जो व्हाइट पेपर, इस पे बहुत जरूरी है अजय एक व्हाइट पेपर निकालना कि आगे जाके किस तरह की टेक्नोलॉजी, जो हमारी जो डिफेंस, जो इस तरह की जो रिमोट ड्रोन और रिमोट बैटल्स जो होंगी, मतलब ग्राउंड वॉर बैटल नहीं होगी, जो रिमोट बैटल्स में किस तरह की टेक्नोलॉजी उपलब्धियां हुई हैं, किस तरह की उपलब्धियां चाइना में हुई है, और पाकिस्तान को किस तरह का मिला है, रशिया में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बहुत अहम है। इस पे तो व्हाइट पेपर निकालते, मगर ये तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई मीडिया इनके साथ है, कोई जरूरत नहीं है, कोई सवाल कुछ करेगा नहीं, आगे भूल जाएंगे, आगे कुछ और कोई नए इश्यूज को लाके ध्यान बटाना शुरू कर देंगे बाद में। वो तो इनकी फितरत है, वो तो करेंगे, वो तो बिल्कुल। तो निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि अगर वाकई आप अपने देश को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो बहकिए मत, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी भाषणबाजी में बिल्कुल मत बहकिए, और सही सवाल देखिए, सही चुनौतियों को देखिए, और सही चुनौतियां हमने देखी, चीन किस तरह से चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, और हम कहाँ उसको नकार करके भाग रहे हैं, और उसका क्या परिणाम निकल सकता है, इस सब पर चर्चा। शुक्रिया, आप देखते रहिए दवाएं।